आ गया ये क्वेश्चन नंबर 32 लिखा इफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 1 मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन है 1 मोल पर लीटर, KCl 1 मोल पर लीटर KCl solution is 100 ohm. The resistance of the same cell when filled with 0.2 mole per liter KCl solution is 520 ohm. Then the conductivity of 0.2 mole per liter KCl solution will be. आपको करना क्या है ना, जो पहला 1 मोल पर लीटर KCl का रेजिस्टेंस दिया है, नीचे देखो गिवन केस में उसका कंडक्टिविटी भी दिया है, सबसे पहले वहां से आप फाइंड आउट करेंगे इसका सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, और फिर उस सेल कांस्टेंट को यूज करके आप नया कंडक्टिविटी निकालेंगे। देखिए फॉर 1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, 1 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, अभी जरा यहां से ध्यान देना कि दैट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 100 ओम और उसके कंडक्टिविटी का वैल्यू दे दिया गया है, कंडक्टिविटी दिया गया है 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। हम लोग सबसे पहले यहां से सेल कांस्टेंट निकालें, कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय रेजिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, और यहीं से आप लिख सकते हैं कि दैट सेल कांस्टेंट विल बी इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस। हमारे पास कंडक्टिविटी का वैल्यू आ गया 1.29 साइमन मीटर इनवर्स, और हमारे रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया है 100, रेजिस्टेंस है 100 ओम। आपको पता है साइमन का मतलब होता है ओम इनवर्स, तो जब हमारा साइमन है और बगल में ओम है तो वो दोनों कट जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होके ये 129 मीटर इनवर्स आ जाएगा। सेल कांस्टेंट का वैल्यू 129 मीटर इनवर्स। अब देख लीजिए कि आपको कहीं इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में तो बदलने का जरूरत नहीं है, लेकिन वैसे यहाँ पे 2 ऑप्शन सेंटीमीटर इनवर्स में है और 2 ऑप्शन मीटर इनवर्स में है। प्रीवियस केस में एक गलती हो गया है तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अभी रखते हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो बाद में देख लेंगे। नाउ फॉर नया कंसंट्रेशन हम लोग को कितना लेके चलना है भाई, सेकेंड केस में हम लोग को कंसंट्रेशन लेना है 0.2 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, नया रेजिस्टेंस 520 लेना है, और आपको निकालना तो कंडक्टिविटी ही है, आपको निकालना तो कंडक्टिविटी है, नया रेजिस्टेंस 520। नाउ फॉर 0.2 मोलर KCl सॉल्यूशन, इस नए कंसंट्रेशन पे जो आपका नया कंडक्टिविटी होगा वो होगा नया कंडक्टेंस, सेल कांस्टेंट तो वही रहेगा, कंडक्टेंस के जगह पे 1 पाई नया रेजिस्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस लेना है 520 ओम और सेल कांस्टेंट हम लोग निकाल चुके थे 129 मीटर इनवर्स। So it is approximately 129 by 520 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। चलो थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लो, 520 से कितने बार में कटेगा, लगभग 0.2, 2 बार में हो गया मेरा 10, 2 बार में कितना हो गया मेरा 1040, ऊपर हो गया करीब यही लगभग 2.5 के अप्रॉक्स हम बता रहे हैं। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स को अगर तुम चाहो तो साइमन भी लिख सकते हो, साइमन मीटर इनवर्स। तो 0.25 के अप्रॉक्स में आपका कुछ आंसर होना चाहिए, 0.25 के अप्रॉक्स में आपका कुछ आंसर होना चाहिए, 0.25 के अप्रॉक्स में साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स 0.25 के अप्रॉक्स में होना चाहिए आंसर, साइमन मीटर इनवर्स। तो बी वाला दिख रहा है हमको, क्योंकि यूनिट का यहां बहुत बड़ा खेल है, मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मीटर इनवर्स, तो 0.25 अप्रॉक्स साइमन मीटर इनवर्स, ये तुम्हारे पास डाटा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन पे भी ध्यान रखना है। देखिए कर क्या रहे हैं ना,
पहला जो इनिशियल डाटा गिवन है वहां से हम लोग निकाल लेते हैं सेल कांस्टेंट, और फिर उस सेल कांस्टेंट को अगले फेज में लगा के दूसरे जो डाटा अवेलेबल होता है वहां से फिर जो अननोन है उसको निकालते हैं। पहला जो इनिशियल डाटा है वहां से हम लोग सेल कांस्टेंट निकालते हैं, और फिर सेल कांस्टेंट को अगले डाटा में यूज करके जो अननोन बोला जाता है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। सही है, बिल्कुल सही, ध्यान रखो इस सब चीज का। हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं। 33, कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ। इस ग्राफ को देखो, ये वर्टिकल एक्सिस पे मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रूट अंडर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। आपको याद होगा डेबाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन, डेबाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, डेबाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ऐसे केस में अगर आप पीछे इसको बढ़ाते हैं तो ये लगभग 150 के आसपास कटता है। आपसे पूछा गया था कि भाई इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कितना है, तो हम लोग डेबाई हक्कल ऑन सागर इक्वेशन, आप में से जिनको भी याद होगा, आप सीधा वहां पे इक्वेशन पढ़े थे कि इनफाइनाइट, ऐसा हम लोग पढ़े थे, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी अंडर रूट सी। तो वर्टिकल एक्सिस पे हमारा स्ट्रेट लाइन जहां भी वर्टिकल एक्सिस को कट करता है वही पॉइंट उसके इनफाइनाइट मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। सही है, ये रहा 33 नंबर क्वेश्चन। क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 लिखा है ऐसा, लिखा है ऐसा, आपके पास है ना पूरा एक चार्ट दिया है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें तो H प्लस, Na प्लस, K प्लस, कैल्शियम 2 प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस, इन सब का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लैम्डा नॉट, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपको प्रोवाइडेड है हर किसी का। जैसे H प्लस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस प्रोवाइडेड है, Na प्लस का प्रोवाइडेड है, K प्लस का प्रोवाइडेड है, Ca प्लस 2 का है, मैग्नीशियम प्लस 2 का, सबका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है। और साथ में जो एनायंस है उसका भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस प्रोवाइडेड है। आपसे पूछा कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl एंड KBr। जब आप कोलरॉचेस लॉ के हिसाब से जब आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लेते हैं तो दैट विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ इट्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स आयंस ईच मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ आयंस। NaCl में Na प्लस है और Cl माइनस है। NaCl का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है वो दो कारण से है, ड्यू टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ, या यू कहो ड्यू टू आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Na प्लस एंड ड्यू टू लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस। तो Na प्लस का लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस चार्ट को जरा ध्यान से देखो तो तुमको मिलेगा 50.1, और प्लस Cl माइनस को देखो तो ये 76.3 है। दोनों का यूनिट एक है, यूनिट पे एक बार ध्यान दे लीजिएगा। तो ये 126.4 आया और उसका यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब दूसरा जो हम लोग को निकालना है दैट इज फॉर KBr, ये KBr के लिए आपको काम करना है, KBr के लिए। तो दूसरा, अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस KBr का निकालना चाहते हैं then it will be equals to the sum of limiting ionic conductance of K plus and limiting ionic conductance of Br minus।
तो K प्लस और Br माइनस के लिमिटिंग आयनिक कंडक्टेंस को ऐड करो आप, जरा देख लो डाटा। K प्लस 73.5, K प्लस है 73.5 और Br माइनस कितना है 78.1, 78.1, दोनों को सम कीजिए, कितना आ रहा भाई? then it will be equals to 0.6, 8 और 3 11 की 1 14 और 1 15, 151.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो NaCl का 126.4 और KBr का 151.6, NaCl का 126.4 और KBr का 151.6, कौन सा ऑप्शन आ रहा है जरा मैच करो यहाँ पर? 126 एंड KBr, बी ऑप्शन इज देयर, बी ऑप्शन है। NaCl का 126.4 और KBr का 151.6। एक्चुअली देखिए ये क्वेश्चन आपका बेस्ट है कोलरॉचेस लॉ के ऊपर, जिस कोलरॉचेस लॉ में आप ये सीखे थे कि अगर हम लोग किसी भी इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में, सुनिएगा ध्यान से, अगर हम लोग किसी भी इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो उसके आयंस का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस या आयनिक कंडक्टेंस आ रहा है उसको जोड़ना पड़ता है, और अगर किसी आयन का नंबर 2 या 3 है तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, उसी के बेसिस पे आपके सामने ये क्वेश्चन हुआ। चलिए हम एक खुद से आपको इसमें और भी ज्यादा परफेक्ट करने के लिए हम एक क्वेश्चन खुद से क्रिएट कर देते हैं। अगर हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस CaCl2 का निकालें, तो याद रखना ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कैल्शियम +2 का होता, और एक CaCl2 में एक CaCl2 में मेरा 2 क्लोराइड आयन होता, सही है ना? एक CaCl2 में मेरा 2 क्लोराइड आयन होता, तो 2 टाइम्स ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस लेते। तो जरा चार्ट ऊपर देखिए ध्यान से, कैल्शियम +2 के लिए 119 लिखते और 2 टाइम्स ऑफ Cl माइनस के लिए 76.3 लिखते। आप दोनों जोड़ दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। बस हम तुमको ये सिखाना चाहते थे कि अगर कभी एक से ज्यादा आयन होगा तो आपको नंबर ऑफ आयन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे यहां क्लोराइड के अंदर 2 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, following limiting molar conductivity are given, following limiting molar conductivity are given, लैम्डा नॉट m H2SO4 X दिया हुआ है, लैम्डा नॉट m K2SO4 Y दिया हुआ है, और लैम्डा नॉट m CH3 होगा CH3COOK ये Z दिया हुआ है, और आपसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का पूछा जा रहा है। प्योर एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉचेस लॉ, ये आपके कोलरॉचेस लॉ का एप्लीकेशन है, कोलरॉचेस लॉ का एप्लीकेशन है। आप कोलरॉचेस लॉ के एप्लीकेशन में सीखे थे कि अगर हमको कभी किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस निकालना पड़े, तो पहले हम उस वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं एक बैलेंस रिएक्शन में, एंड बाय यूजिंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या सिखाया गया कि देखिए भाई यहां जितना भी कंपोनेंट्स दिया गया है, जितना भी आपके सामने इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है, 3 स्ट्रॉन्ग और 1 वीक, यही हमेशा रहता है। 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता है और 1 वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता है, 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता है, 1 वीक इलेक्ट्रोलाइट रहता है। इन चारों को मिला के पहले एक बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना सीखो। इन चारों को मिला के सबसे पहले एक बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना सीखिए। तो हमारे पास है H2SO4, K2SO4, CH3COOK और साथ में CH3COOH। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, that CH3COOH plus
प्लस K2SO4, एरो के बाद देखना, एरो के बाद बनेगा CH3COOK और साथ में H2SO4। बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लगाएंगे। जब आप 2 लगाएंगे तो ऑलरेडी ये बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 लगा लीजिए, अब ये बैलेंस होगा। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारे पास बैलेंस्ड रिएक्शन। इस बैलेंस रिएक्शन में आपको जो मिल रहा है, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में CH3COH रखना चाहते हैं। अभी यहाँ 2 है, रहने दो, कुछ काम करें उसको समझना है। यहाँ पे हम लोग के पास है 2 ऑफ CH3COOK प्लस H2SO4 माइनस K2SO4। अब यहाँ पे जो 2 है उस 2 को भी अगर हम हटाएं तो CH3COOH एरो राइट हैंड साइड में सब में 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आप 2 से डिवाइड किए हैं 2 हटाने के लिए, तो राइट हैंड साइड में भी आप सब में 2 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 2 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे CH3COOK मिलेगा, यहाँ पे हाफ ऑफ H2SO4 मिलेगा और फिर माइनस हाफ ऑफ K2SO4 होगा। सही है ना, ऐसे रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इक्वेशन जो अभी आपके सामने बना है, कुछ हम टर्म्स मेंशन कर रहे हैं, थोड़ा केयरफुली सबको देखना, ध्यान से समझना। ये हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन, लेफ्ट हैंड साइड में वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट हैंड साइड में सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट बाकी 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब आप यहां से लिख सकते हैं कि दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH will be equals to 1 times of limiting molar conductance of CH3COOK plus 1/2 times of limiting molar conductance of H2SO4 minus half times of minus 1/2 times of लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ K2SO4। ये आपके पास है पूरा डाटा। सही है, ऊपर से चलो जो क्वेश्चन में CH3COH का वैल्यू सब डाटा दिया हुआ उसको सब बस यूज कर लो। चलो क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन में डाटा देखते हैं। ओहो, सॉरी। तो जरा डाटा को ध्यान से देखिए, सबको ऊपर देखिएगा ध्यान से। H2SO4 के लिए X दिया हुआ है, K2SO4 के लिए Y दिया हुआ है और CH3, एक मिनट सॉरी, और CH3COK के लिए Z दिया हुआ है। तो CH3COK के लिए Z है, इसका मतलब यहाँ पे Z होगा। H2SO4 के लिए X दिया हुआ है, यहाँ पे X होगा, और यहाँ पे K2SO4 के लिए Y दिया हुआ है। तो ये वैल्यू हो गया Z प्लस X/2 माइनस Y/2। तो जरा देख लो, Z प्लस X माइनस Y/2, Z प्लस X माइनस Y/2, Z प्लस X माइनस Y/2, यही तुम्हारा आंसर है। तो कोई ना कोई ऑप्शन में मैच कर रहा होगा, जरा गौर से देख लीजिए। Z प्लस X माइनस Y/2, दैट इज डी ऑप्शन इज देयर। Z प्लस X माइनस Y/2, जी डी ऑप्शन इज देयर। क्वेश्चन बेहतरीन है, पैटर्न को दिमाग में बैठाइए, आंसर्स पे मत जाइए, डाटा पे मत जाइए, आप इस मेथड, इस प्रोसेस पे जाइए। हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ था, कौन कौन? तो H2SO4, K2SO4 और CH3COOK, ये 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है। और फिर हम लोगों को लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COOH का निकालना है। अब हमारे पास जो कोलरॉचर्स लॉ का एप्लीकेशन है उसमें ये सिखाया गया कि अगर 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस से
आप किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो वैसे केस में आपको पहले एक बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना पड़ेगा जिसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट और 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन के थ्रू मेंशन हो। तो पहला लाइन लिखे, फिर उसी के ऊपर एडजस्ट करके दूसरा लिखे, फिर तीसरा लाइन, ताकि लेफ्ट हैंड साइड में केवल मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट बच जाए और राइट हैंड साइड में तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक बैलेंस्ड रिएक्शन के थ्रू आ जाए। अब वहीं से बस उठा के सीधा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट करके राइट हैंड साइड में जो था सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मेंशन कर दिए। जहां प्लस था वहां प्लस, जहां माइनस था वहां माइनस, जहां कॉफिशिएंट 1 था वहां 1, जहां कॉफिशिएंट हाफ था वहां हाफ। ये सब लिख के आप उतार दीजिए, आंसर आएगा। बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में लिखा है, at 25 degree centigrade the molar conductance at 25 degree centigrade the molar conductance at infinite dilution at 25 degree centigrade the molar conductance at infinite dilution for a strong electrolyte। फिर से वही बात है, 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास दिया हुआ है। कौन कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपके पास दिया हुआ है? तो NaOH, NaCl और BaCl2, ये 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपको दिया हुआ है, NaOH, NaCl एंड BaCl2, और तीनों का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है। आपसे पूछा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस फॉर BaOH(2), वीक इलेक्ट्रोलाइट BaOH(2). अब फिर से तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एक वीक है और 3 स्ट्रॉन्ग है। इन चारों को मिला के एक बैलेंस रिएक्शन लिखना पड़ेगा, और फिर जो पीछे आप डिस्कशन किए हैं, जो प्रीवियस न्यूमेरिकल में आप काम किए हैं, ये काम फिर से एक बार रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो चलते, हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट में है BaOH(2). इसको अगर आप NaCl के साथ रिएक्ट कराएंगे, NaCl, तो ये आपको फॉर्म करके देगा NaOH, और आपको ये बना के देगा BaCl2। थोड़ा कोफिशिएंट्स देख लीजिए कि बैलेंस है या नहीं। तो भाई NaCl के आगे 2 लगेगा और NaOH के भी आगे 2 लगेगा। तो यहां से आप एडजस्ट करके लिख सकते हैं कि दैट BaOH(2) वीक इलेक्ट्रोलाइट लेफ्ट में 2 of NaOH प्लस BaCl2 माइनस 2 NaCl, ठीक है। यह हमारे पास एक बैलेंस रिएक्शन आ गया। अब इसी के बेसिस पे आप लिख सकते हैं कि दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ BaOH(2) will be equals to 2 times of limiting molar conductance of NaOH plus 1 times of limiting molar conductance of BaCl2 minus 2 times of limiting molar conductance of NaCl, ठीक है। ये पूरा का पूरा डाटा तैयार है। अब बस ऊपर से अब केवल वैल्यूज आपको लिखना है। 2 टाइम्स ऑफ, देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस NaOH का कितना है, 248 इंटू 10 टू द पावर -4, 248 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस 1 टाइम्स ऑफ BaCl2 का कितना है, BaCl2 का कितना है 280 इंटू 10 टू द पावर -4, 280 इंटू 10 टू द पावर -4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ NaCl का कितना है 126 10 टू द पावर -4, 126 इंटू 10 टू द पावर -4। बस हम यहाँ आपको छोड़ रहे हैं, इसको आप अच्छे से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिएगा, जो भी आपका आंसर आएगा। दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट BaOH(2). वापस से कहानी फिर से घूम फिर के वही आता है भाई, आंसर आप निकाल लीजिएगा, लेकिन मेरा बात ध्यान रखिए, आपको इस पूरे प्रोसेस को दिमाग में बैठाना है कि कभी भी अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपसे पूछे, तो आपको जो 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस दिया रखेगा, उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिला के एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखिए और फिर सारा डाटा पुट कर दीजिए फॉर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट
तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जनरली दिया रहता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट आपसे पूछा जाता है। ये कोलरॉचेस लॉ का एक बेहद इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कोई आंसर होगा वो मैच करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। What will be the weight of silver deposited if 96.5 ampere of current is passed into aqueous solution of AgNO3 for 100 seconds? भाई आप आ गए हैं आप इलेक्ट्रोलिसिस में, जिसमें आपके सामने ये जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है दैट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ। ये फैराडे के फर्स्ट लॉ पे बेस्ट इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल से अगर हम लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो जो उसके रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे किसी भी सब्सटेंस, किसी भी स्पीसीज का जो अमाउंट डिपॉजिट या डिस्चार्ज होता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ का बात कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का अमाउंट जो डिपॉजिट या डिस्चार्ज होता है, अमाउंट बोलो तो मास, वो सीधा उससे पास होने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। और यहीं से आप फर्स्ट लॉ में एक इक्वेशन निकालते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें था मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिस्चार्ज विल बी इक्वल्स टू जेड आई टी, वेयर जेड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। लेकिन इस जेड को हम लोग हटा देते हैं इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडेज कांस्टेंट से, और साथ में करंट इनटू टाइम है। अब आपको बस करना क्या पड़ता है ना कि जो भी सब्सटेंस दिया है उसका इक्विवेलेंट वेट सोच लीजिए, बाकी सब जनरली आपके क्वेश्चन में मेंशन है। आपके पास है AgNO3 जो देता है Ag+, और जब ये Ag+ डिपॉजिट होगा तो वो Ag फॉर्म में होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले तो इक्विवेलेंट वेट के लिए हम कुछ बात कर रहे हैं भाई, इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे सिल्वर का एक्स फैक्टर कितना है, Ag+ Ag में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे याद कीजिए एक्स फैक्टर 1 है, एक्स फैक्टर 1 है, तो इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास 108 बाई उसका एक्स फैक्टर 1। तो सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट है 108। तो चलिए इस क्वेश्चन में मास m रहा, इक्विवेलेंट वेट है 108, फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू आप जानते हैं 96500 कूलम, करंट क्वेश्चन में मेंशन है 96.5 एम्पियर, यहां मेंशन है, और समय है 100 सेकेंड्स। तो यहाँ पे करंट है हम लोगों के पास 96.5 एम्पियर और टाइम है हम लोग के पास 100 सेकेंड्स। तो जरा गौर करो ना, ये 96500 ये 96.5 और 100 से कट जाएगा ना, कट जाएगा कि नीचे 10 बच जाएगा, नीचे 10 बच जाएगा। तो जब नीचे 10 बच जाएगा तो आपके इस m का वैल्यू हो जाएगा 10.8 ग्राम। मतलब हमारा जो सिल्वर डिपॉजिट या डिस्चार्ज होगा दैट इज 10.8 ग्राम। जब हम लोग AgNO3 के, देखिए पूरा क्वेश्चन हम एक बार आपको स्टेटमेंट वाइज कंसेप्ट वाइज समझा देते हैं। मेरे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, उसमें एज एन इलेक्ट्रोलाइट AgNO3 भरा हुआ है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। वहां से हम लोग 96.5 एम्पियर का करंट पास करते हैं, 96.5 एम्पियर का करंट पास करते हैं, तो 100 सेकेंड के अंदर, 100 सेकेंड के अंदर सिल्वर का 10.8 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। जो सॉल्यूशन के अंदर Ag+ था ना, वो किसी एक इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगा, सिल्वर का 10.8 ग्राम इसके ऊपर जाके बैठ जाएगा, 10.8 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। यही तुम्हारे क्वेश्चन में डाटा के साथ तुमको बताया गया, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये हमारे इलेक्ट्रोलिसिस का पहला लॉ है। M इज इक्वल टू जेड आई टी, जेड को हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं, लेकिन जेड का वैल्यू होता है इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडेज कांस्टेंट। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए ये रहा आपके पास, हम लोग एक्स फैक्टर निकाल लेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, तो वो 1 आया, Ag+ से Ag में जा रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, तो एक्स फैक्टर 1 है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट होगा मोलर मास 108 बाई 1।
वहां से लेके फिर कैलकुलेशन में पुट कर दिए, वैल्यू आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। 108, सॉरी 108 नहीं, 38। When 0.1 mole of MnO4 2 minus is oxidized, the quantity of electricity required, quantity of electricity बोले ना तो चार्ज आपसे बोल रहा है, तो कंप्लीट ऑक्सीडाइज MnO4 minus to MnO4 2 minus to MnO4 minus। पहले तो आप बैलेंस रिएक्शन लिखिए। MnO4 2 minus को हम लोगों को बदलना है MnO4 minus में, 2 minus to MnO4 minus। चलिए दोनों जगह अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व निकाल लिए ना तो काम हो जाएगा। Mn दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, इसको बैलेंस कर रहे हैं, इस रेडॉक्स हाफ को बैलेंस कर रहे हैं, तो दोनों तरफ Mn बैलेंस है, दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन है नहीं। चार्ज को बैलेंस कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में 2 निगेटिव है, राइट हैंड साइड में 1 निगेटिव है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा। अब इससे लाइन समझिए कि फॉर 1 मोल MnO4 minus 2, 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। अगर आप 1 मोल MnO4 minus 2 को 1 मोल MnO4 माइनस में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगेगा, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन में 0.1 मोल था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको केवल 0.1 मोल MnO4 minus 2 को ही लेके चलना है, तो आपको इलेक्ट्रॉन भी केवल 0.1 मोल का ही इलेक्ट्रॉन लगेगा। इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब आपको केवल 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। अब थोड़ा सा हम आपसे जो चैप्टर के अंदर आप कंसेप्ट पढ़े हैं हम उसका यूज करना चाहते हैं। आप याद कीजिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या चार्ज होता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, आपको याद है? जो आप फैराडेज कांस्टेंट बोलते हैं 96500 कूलम बोलते हैं, वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज होता है। जो आप फैराडेज कांस्टेंट बोलते हैं वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज होता है। कहने का मतलब 96500 कूलम जो चार्ज है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, लेकिन आपको 0.1 मोल चाहिए। तो अगर आपको 0.1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए तो भाई ये 9650 कूलम होगा, यही तुम्हारा आंसर 9650 कूलम। क्या तुमको ये समझ में आया? सिंपल यूनिटरी मेथड, रेडॉक्स रिएक्शन, छोटा सा बैलेंसिंग चल रहा है। क्वेश्चन ये कहता है कि हम लोग MnO4, क्वेश्चन ये कहता है कि हम लोग MnO4 2 माइनस को MnO4 माइनस में ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। जब आप इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो 0.1 मोल MnO4 2 माइनस को MnO4 माइनस में ऑक्सीडाइज करने में कितना करंट इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत, करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज। ठीक है, तो हम क्या किए, पहले MnO4 2 माइनस को MnO4 माइनस में बैलेंस करने के लिए एक चेंज करने के लिए एक बैलेंस रिएक्शन लिख लिए। तो पता चला कि 1 मोल MnO4 माइनस 2 को अगर MnO4 माइनस में बदलेंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में 0.1 मोल था, तो 0.1 मोल कन्वर्सन के लिए 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए, वहां से सीधा कन्वर्ट कर दिए। सो सी ऑप्शन इज देयर, 9650 कूलम, 9650 कूलम, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सब। आइए 39। 1.5 ampere current is flowing through a metallic wire. 1.5 ampere current is flowing through a metallic wire for 3 hours. How many electrons would flow through the wire? फिजिक्स से बना दो, केमिस्ट्री से बना दो, जहां बनाना है बना दो। देखिए भाई, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम,
चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज का मतलब होता है करंट इनटू टाइम। मतलब जो टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है वो है, करंट है मेरा 1.5 एम्पियर, और कितना घंटा है, 3 घंटा है। उस घंटे को सेकंड में बदलना होगा, 3 × 3600 सेकेंड्स। तो आपके चार्ज का वैल्यू हुआ 4.5 इंटू 3600 कुलम, इतना चार्ज हुआ। अब आप ध्यान दीजिए, हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज होता है। तो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार किया होगा, इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग, देयरफॉर जो आपका चार्ज है वो n इंटू ई से आएगा। तो आपको अगर वो नंबर चाहिए, आपको वो नंबर चाहिए कि कितना इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया, तो जो टोटल चार्ज उसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। टोटल चार्ज आपका आया था 4.5 इंटू 3600 सेकेंड्स, मतलब कुलम। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम। दोनों कुलम कैंसिल करो, एन का कैलकुलेशन कर दो, जो आए वही आंसर। दोनों कुलम कैंसिल करो, एन का कैलकुलेशन कर दो, जो आए वही आंसर। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी क्रॉस सेक्शन को पार किया होगा 3 घंटे के अंदर। इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी क्रॉस सेक्शन को पार किया होगा 3 घंटे के अंदर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड बी फ्लोन थ्रू द वायर, तो दैट नंबर इज इन दिस वे। ठीक है, आपको बस छोटा सा कैलकुलेशन उसको कर लेना है, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत बेहतरीन। हाँ, छोटा छोटा क्वेश्चन है ये सब, छोटा छोटा क्वेश्चन है। पीछे तो आप देखे ना, एक एक क्वेश्चन में 15-15 मिनट लग रहा था। अभी ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन, उसके आगे आपको समझना चाहिए करंट इज इक्वल्स टू चार्ज बाई टाइम। तो अगर हमसे चार्ज पूछा गया तो करंट इनटू टाइम, वहां से चार्ज निकाल लिए। अब चार्ज आखिर किसी कंडक्टिंग वायर में फ्लो करता क्यों है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लेते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉस किया, तो n इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही हमारा टोटल चार्ज q के बराबर होगा। तो n का वैल्यू हो गया टोटल चार्ज q डिवाइडेड बाई e। डाटा पुट करके कैलकुलेशन कर देना है, आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखा, टाइम रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सिल्वर, जिसका डेंसिटी दिया है, ऑन द सरफेस ऑफ एरिया। सरफेस ऑफ एरिया, अच्छा सरफेस एरिया लिखा है लेकिन यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, बाई पासिंग ऑन द सरफेस ऑफ एरिया दिस, by passing a current of 10 ampere through silver nitrate solution। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। देखिए हम डाटा मेंशन कर रहे हैं, टाइम निकालना है। थिकनेस जो है उसको मान लो हम लोग ए लिख देते हैं। थिकनेस है 2 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। इतना मोटा लेयर चढ़ाना है। जो एरिया है जिसके ऊपर चढ़ाना है, वो एरिया है हम लोग के पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने एरिया पे चढ़ाना है। देयरफॉर जो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर आप डिपॉजिट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर, जो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर आप डिपॉजिट करेंगे, क्या वो थिकनेस इंटू एरिया होगा? थिकनेस इंटू सरफेस एरिया। ठीक है, थिकनेस को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना वॉल्यूम आ जाएगा। तो दैट इज अबाउट टू बी 2 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड विथ 100 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर क्यूब। सो इट इज 0.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये इतना इतना वॉल्यूम आ गया सिल्वर का जो हम लोग डिपॉजिट करेंगे। ये वॉल्यूम आ गया सिल्वर का जो डिपॉजिट करेंगे। अब क्वेश्चन में देखो डेंसिटी दिया हुआ है 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम मिल गया है। देयरफॉर मास ऑफ सिल्वर
डिपॉजिटेड, सिल्वर का जो मास डिपॉजिट हुआ, क्या हम उस मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड को ऐसा लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इनटू डेंसिटी ऑफ सिल्वर? तो वॉल्यूम था हम लोगों का 0.2 सेंटीमीटर क्यूब और उसका डेंसिटी हम लोग के क्वेश्चन में मेंशन है 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक बार देख लिया जाए, 1.05, ये देखो 1.05 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो जो मास हमारे सिल्वर का डिपॉजिट आ रहा है वो 1.05 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 210, यही तो आ रहा है 210, 2 और 1 3 के बाद, मतलब यहाँ पे हम लोगों का लगेगा डेसिमल। इतना ग्राम सिल्वर का मास डिपॉजिट हो रहा है, इतना ग्राम सिल्वर का मास डिपॉजिट हो रहा है। अब जो फर्स्ट लॉ हम लोग पढ़े थे, उस फर्स्ट लॉ से अगर तुम जाओगे तो m इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं ZIT, या फिर इस m को लिख सकते हैं हम लोग इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडेज कांस्टेंट एंड करंट एंड टाइम। आपको याद रखिए टाइम निकालना है, हाउ मच टाइम। तो अगर आप यहां से टाइम निकालते हैं, देन मास, फैराडेज कांस्टेंट, इक्विवेलेंट वेट एंड करंट, ये सारा डाटा आपको पुट करना है। तो मास हम लोगों का 0.2 ग्राम आ गया है। फैराडेज कांस्टेंट तुम जानते हो 96500 कूलम होता है। इक्विवेलेंट वेट सिल्वर का अभी हम लोग 2 क्वेश्चन पहले ही लिखे थे, फिर भी हम एक बार लिख देते हैं, कहीं किसी के दिमाग में है नहीं है। याद रखिए सिल्वर जब डिपॉजिट होगा ना तो Ag प्लस अपने आप को Ag में कन्वर्ट करेगा। जब सिल्वर डिपॉजिट होगा तो Ag प्लस अपने आप को Ag में कन्वर्ट करेगा, तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हो रहा है, तो इक्विवेलेंट वेट जो उसका मोलर मास है डिवाइडेड बाय x फैक्टर 1 होगा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट 108 आता है। और करंट हमारे क्वेश्चन में मेंशन है, रुकिए थोड़ा सा हम इसको छोटा कर दें। तो करंट हमारे क्वेश्चन में मेंशन है, देखिए ना कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर। करंट हमारे क्वेश्चन में 10 एम्पियर दिया है और आपसे टाइम रिक्वायर्ड पूछ रहा है। करंट हमारे क्वेश्चन में 10 एम्पियर दिया है, तो यहाँ पे 10 एम्पियर लिख लीजिए। अब आप आराम से इसका कैलकुलेशन प्रोसेस कर लेंगे, जो भी आएगा ना, जो भी आपके पास इस कैलकुलेशन के बाद का टर्म आएगा, बस याद रखिएगा वो सेकंड में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि टाइम आप यहाँ पे सब कुछ इस तरह से पुट कर लिए हैं, तो ये टाइम सेकंड में ही आएगा। कैलकुलेशन आप खुद से कर लेंगे, देखेंगे क्या होता है, ऑलमोस्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे लेवल में रखिए, कॉन्सेप्ट समझिए। जैसे हम लोग किसी ऑर्नामेंट के ऊपर बोलते हैं ना कि हम लोग सोना का पानी चढ़ाते हैं, चांदी का पानी चढ़ाते हैं, ठीक है ना। ऑर्नामेंट है चांदी का, उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। सोने का पानी चढ़ने का मतलब क्या होता है, उस ऑर्नामेंट को ले लिया गया और उसके ऊपर गोल्ड का प्लेटिंग कर दिया गया। अब गोल्ड के प्लेटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वहां प्लेट ठोका जा रहा है, एक्चुअली वो इलेक्ट्रोलिसिस के मदद से उसको कैथोड बना दिया जाता है और उसके ऊपर है ना गोल्ड को डिपॉजिट कर दिया जाता है। जब गोल्ड उस पर डिपॉजिट होता है तो उसके सरफेस एरिया के हिसाब से, जितना थिक लेयर गोल्ड का बैठेगा उतना ज्यादा मास आएगा। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यहां सिल्वर में लगा देना है। सरफेस एरिया मेरे पास क्वेश्चन में मेंशन था, अभी हम ये किस क्वेश्चन में खड़े हैं, हमको इसके नीचे वाला क्वेश्चन में जाना चाहिए ना। सरफेस एरिया हमको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था और थिकनेस दिया था 2 × 10⁻³ सबसे पहले हम थिकनेस और सरफेस एरिया को जब मल्टीप्लाई किए तो हमको एक वॉल्यूम मिल गया कि हाँ भाई कितना सिल्वर का वॉल्यूम डिपॉजिट करना है। क्वेश्चन में डेंसिटी भी था, तो जब वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई किए तो हमको पता चल गया कि कितना मास डिपॉजिट करना है। एक बार मास आ गया तो फिर हम लोग लगाएं फैराडेज का फर्स्ट लॉ, m = ZIT, और फैराडे के फर्स्ट लॉ में m = ZIT में z के जगह पे E/F लिख के कैलकुलेशन को आगे प्रोसेस कर दिया गया। आपके सामने है, फाइनल कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा और वहां से आपको आंसर जरूर मिल जाएगा, ठीक है।
बहुत बेहतरीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। A 4.0 molar aqueous solution of NaCl is prepared. A 4.0 molar aqueous solution of NaCl is prepared and 500 ml of this solution is electrolyzed. This leads to evolution of chlorine gas at one of the electrode. The total charge required for the complete electrolysis will be. सबसे पहले तो हमको 500 ml, देखिए वैसे तो 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन उसका केवल 500 ml ही इलेक्ट्रोलिसिस में काम आ रहा है। तो पहले हमको ये पता करना होगा कि 500 ml में सोडियम क्लोराइड है कितना। ठीक है, अब देखो ऐसे ध्यान से देखो, क्या हम लोग ऐसे पढ़े हैं कि दैट मोलारिटी विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, जैसे यहाँ पे सॉल्यूट है NaCl, नंबर ऑफ मोल्स NaCl, और नीचे लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलारिटी है अपना 4.0, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग NaCl का निकालना चाह रहे हैं, और वॉल्यूम है 0.5 लीटर में। तो हमारा यहां से नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे NaCl का आएगा, वो जैसे ही आप 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये 2 मोल आ जाएगा। मतलब 2 मोल्स NaCl 500 मिलीलीटर के अंदर मौजूद है। ऑब्वियसली आप खुद भी समझ पा रहे होंगे, थोड़ा लॉजिक भी बनाइए। अगर मोलारिटी 4 दिया है, अगर मोलारिटी 4 दिया है तो इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर में 4 मोल है, तो 500 ml हाफ लीटर में 2 मोल है। आगे समझ। अब आइए कि NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में हो क्या रहा है। फॉर NaCl याद रखिए, ये NaCl जब सॉल्यूशन में टूटता है तो Na प्लस और सॉरी Cl माइनस देता है, Na प्लस और Cl माइनस देता है। ये जो हम लोग का Cl माइनस है, समझना बहुत ध्यान से, ये जो हम लोग का Cl माइनस है वही हाफ क्लोरीन में और 1 इलेक्ट्रॉन में बदलेगा। थोड़ा 1 मिनट। हाँ, तो जो हम लोग के पास Cl माइनस है वो हाफ Cl2 और इलेक्ट्रॉन में बदलेगा, यही क्लोरीन गैस के फॉर्म में इलेक्ट्रोड के ऊपर बाहर निकलेगा। ठीक है, अब आप इस पूरे बैलेंसिंग को समझिए। हम आपको ये लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल NaCl होता तो 1 मोल Cl माइनस बनता, तो डिपॉजिट होने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगता। 1 मोल NaCl होता, बैलेंसिंग को समझो, बैलेंसिंग के कॉफिशिएंट्स को समझो, कि अगर 1 मोल NaCl होता तो 1 मोल Cl माइनस बनता, और 1 मोल Cl माइनस को क्लोरीन में डिपॉजिट होने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगता। लेकिन आपके पास 2 मोल NaCl है, आपके पास 2 मोल NaCl है। अगर 2 मोल NaCl है तो याद रखिएगा कि 2 मोल क्लोराइड आयन बनेगा, और 2 मोल क्लोराइड आयन के डिपॉजिट होने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा। ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए आपको चार्ज निकालना है। आपको फाइंड आउट क्या करना था, आपको फाइंड आउट करना था कि हाउ मच करंट इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, द टोटल चार्ज रिक्वायर्ड। यही तो, टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस विल बी, टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस विल बी। तो हम लोग को 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगेगा। देयरफॉर चार्ज रिक्वायर्ड, अभी हम लोग सीखे थे ना,
1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब 96500 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब 1 फैराड, कहने का मतलब 96500 कूलम। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कहने का मतलब 2 फैराड, 2 इंटू 96500 कूलम। तो 2 इंटू 96500 कूलम, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 000, इतना कूलम आपका आंसर होना चाहिए। होगा कोई ऑप्शन? देखिए ध्यान से, ये डी ऑप्शन है, ठीक है, डी ऑप्शन है। तो एकदम सिंपल वे से समझिए भाई, हमारे पास NaCl का 4 मोलर एक्वस सॉल्यूशन था, लेकिन उसका 500 ml का इलेक्ट्रोलिसिस करना था। तो पहले पता किए कि 500 ml में कितना मोल, तो 2 मोल। फिर हम लोग देखें कि NaCl का होगा क्या, तो NaCl पहले टूटेगा Na+Cl- में, और फिर जो Cl- है वो टूटेगा, तो वो मतलब इलेक्ट्रोड के ऊपर इकट्ठा होगा क्लोरीन गैस के फॉर्म में। एक क्लोराइड से क्लोरीन गैस बनने में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। सब बैलेंसिंग पे खेल है। तो अब यहाँ पे सिंपल यूनिटरी मेथड लेके चले और वहां से आपके पास आंसर आया। सही है, चलिए बढ़िया, थोड़ा सा और आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा है, इफ इन 20 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन, 20 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन 20% बाई weight, 20% by weight, current of 25 ampere with 62% of current efficiency is passed, then the time required to produce 1 kg of chlorine will be, time required to produce 1 kg of chlorine will be। ठीक है, आराम से समझिए, ठीक है। हम तो ये बोलेंगे कि 20% बाई वेट जो लिखा है उसको W/V लेके चले। 20% बाई वेट लिखा है तो ये M/M होता है, लेकिन आपके पास यहाँ वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। 20 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन, थोड़ा सा प्लान बना लेने दो क्योंकि कैलकुलेशन बहुत है इसमें। 62% करेंट इफिशियंसी दे दिया है, कैलकुलेशन भी बड़ा है। चलिए बढ़िया से देखिए, 20% बाई वेट। देखिए अगर हम इसको बहुत सिस्टमैटिकली रीड करें ना, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर 100 ग्राम होगा तो उसके अंदर जो हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट है, जस्ट अ मिनट, हाँ, तो हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट जो है वो 20 ग्राम होगा। अब आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये 20 लीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके अंदर NaCl का कुछ अमाउंट होगा। अगर आप चाहें तो इस वॉल्यूम को ही, क्योंकि हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मान लो, तो आपके पास मास या वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर हम पूरा पूछे, देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर हम पूरा पूछे तो जो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कीजिए। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 20 लीटर। लीटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं ml में, इतना ml, और डेंसिटी था 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता है सेंटीमीटर क्यूब और ml बराबर होता है। तो हमारे पूरे सॉल्यूशन का वजन आ जाएगा 20 इंटू 10⁻³ ग्राम, या यू कहो 20 kg। बहुत सही। हम लोग को जो हम लोग को जो कैलकुलेशन करना है वो सोडियम को लेके नहीं, हम लोग को क्लोरीन को लेके करना है। लेकिन फिर भी हम चाह रहे हैं कि आप इसके अंदर का सारा डाटा देख लें, क्योंकि क्लोरीन को निकालने के लिए तो कुछ और भी मेथड्स आप लगा सकते हैं। पहले आप और आगे बढ़िए, यहां देखिए, इसको देखिए, समझिए ध्यान से। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन था तो सॉल्यूट 20 ग्राम था। सिंस 100 ग्राम अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट है। सॉल्यूट बोलो तो NaCl।
तो अगर 1 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन है तो उसके अंदर सॉल्यूट 20/100 ग्राम है वेट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन आपके पास ग्राम में अगर हम बात करें तो आपके पास 20 × 10⁻³ ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन है। तो क्या आपके पास सॉल्यूट का वजन 20/100 इंटू 20 × 10⁻³ ग्राम, ये हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट या यूं कहो NaCl आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। सही है। तो ये कितना आ रहा भाई? 20 20 4, ये आ गया 4 × 10⁻³ ग्राम, या यूं कहो 4 kg NaCl। 4 kg NaCl आ गया। हम लोग को इस 4 kg में से 4 kg NaCl में अगर आप चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको यह पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमारे पास कितना मोल NaCl है। लेकिन आप अगर क्वेश्चन के डाटा को ध्यान से देखिएगा ना, क्वेश्चन के डाटा को अगर आप बहुत ध्यान से समझिएगा, रुकिए थोड़ा छोटा कर दे, क्वेश्चन के डाटा को ध्यान से देखिएगा तो हमको NaCl के अमाउंट से मतलब नहीं है। हमको तो सीधा लिख दिया है कि 1 kg क्लोरीन को प्रोड्यूस करने के लिए कितना करंट हम लोग को चाहिए, 1 kg क्लोरीन। अब तुम देखो जरा इस पैटर्न को समझो। फॉर क्लोरीन डिपॉजिट होता क्या है कि Cl- ½ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन में बदलता है। मतलब यहां पे अगर आप बात करोगे ना तो यहां पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, बताओ इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। वैसे तो क्लोरीन का इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, 35.5 होता है, तो 35.5 हो गया इतना ग्राम। अब आप देखिए कि 1000 ग्राम क्लोरीन आपको डिपॉजिट है, 1000 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज deposited, 1000 gram of chlorine is deposited. Therefore number of gram equivalents of chlorine डिपॉजिटेड, अगर आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन डिपॉजिट लेंगे तो 1000 ग्राम डिपॉजिट करना है और उसका खुद का अपना इक्विवेलेंट वेट होता है 35.5। तो इतना ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गया। ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली ये 28 ग्राम इक्विवेलेंट्स के आसपास आ जाएगा, रफली 28 ग्राम इक्विवेलेंट्स के आसपास आ जाएगा। अब आप जो फैराडेज का लॉ पढ़े थे उस समय आपको एक चीज सिखाया गया था कि सिंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी स्पीसीज रिक्वायर्ड 1 फराड चार्ज, कोई भी स्पीसीज का अगर आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट या डिस्चार्ज करना चाहते हैं तो 1 फराड करंट लगता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी लगता है। अगर आप 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिपॉजिट या डिस्चार्ज करते हैं ना तो 1 फराड ऑफ चार्ज का रिक्वायरमेंट होता है। देयरफॉर 28 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड, क्लोरीन के 28 ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए लगभग 28 फराड चार्ज लगेगा। 28 फराड चार्ज का जरूरत है, मतलब जो आपको टोटल चार्ज का जरूरत है
जो आपको टोटल चार्ज रिक्वायर्ड है फॉर दिस 1 kg क्लोरीन डिपोजिशन, 1000 ग्राम क्लोरीन गैस इवॉल्व, वो है 28 इंटू फैराड 96500 कूलम। इतना चार्ज आपको चाहिए, इतना चार्ज आपको चाहिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन के डाटा को लेके आगे बढ़ते हैं। डाटा भी चल रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, ध्यान से समझते जाना। मेरा करंट है 25 एम्पियर का, लेकिन वो 62% इफिशिएंट है, और आपसे टाइम रिक्वायर्ड पूछा है, आपसे टाइम पूछा है, टाइम पूछा है आपसे। तो आप जरा मेरे इस लास्ट लाइन को अच्छे से समझिएगा, ठीक है? किधर गया भाई? लास्ट लाइन को अच्छे से समझिएगा। 25 एम्पियर का करंट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए चार्ज होता क्या है, तो करंट इनटू टाइम। तो अगर हमको यहां से टाइम निकालना है तो हमको टोटल चार्ज में करंट से डिवाइड करना है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हम चार्ज तो चलो 28 इंटू 96500 कूलम ले लें, लेकिन करंट कितना ले? क्या पूरा 25 एम्पियर करंट ले लेना? गलती से भी नहीं, क्योंकि आपका इफिशियंसी 62% है। तो 25 एम्पियर का केवल 62% ही आपके काम का है। 25 एम्पियर का केवल 62% आपके काम का है। बस आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। यह आपका फाइनल स्टेप में कैलकुलेशन हम छोड़ रहे हैं। 28 इंटू 96500, ये नीचे वाला 100 भी ऊपर चला गया, और नीचे बचा है 25 इंटू 62। सॉल्व कर दीजिए, इतने सेकेंड्स आपका आंसर होगा। अब बिकॉज हम ऑप्शन आवर्स में देख रहे हैं, बिकॉज हम ऑप्शंस आवर्स में देख रहे हैं, तो आपको इसको फाइनली आवर में कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, और कुछ मिनट्स भी है, कुछ और। यह है तुम्हारा पूरा क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड से आप ये पता कर सकते हैं कि आपके पास सफिशियंट NaCl है या नहीं। तो हम लोग को पता चल गया कि 4 kg NaCl है इसके अंदर। वो 4 kg NaCl कितना मोल क्रिएट करता है? अगर चाहेंगे तो मोलर कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इजी कैलकुलेशन आपके राइट हैंड साइड से ही हो गया। सबसे पहले हम लोग ये पता किए, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम लोग ये पता किए कि आखिर मेरे 1000 ग्राम जो क्लोरीन का डिपोजिशन करना है, क्लोरीन को जो डिपॉजिट करना है, वो कितना ग्राम इक्विवेलेंट्स है। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए दिए गए मास में उसके इक्विवेलेंट मास से हम लोग डिवाइड किए, तो पता चला लगभग 28 ग्राम इक्विवेलेंट्स है। आपको पढ़ाते समय थ्योरी के अंदर ये पढ़ा दिया गया था कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी स्पीसीज का 1 फराड चार्ज डिपॉजिट में लगता है। तो 28 ग्राम इक्विवेलेंट अगर हम क्लोरीन को रहते हैं, तो उसके लिए 28 फराड चार्ज का जरूरत भी पड़ेगा। तो टोटल चार्ज का जो रिक्वायरमेंट है आपका, दैट इज 28 इंटू 96500 कूलम का है। अब हम लोग लिख सकते हैं दैट चार्ज विल बी इक्वल टू करंट इंटू टाइम, और यहां से टाइम का वैल्यू हुआ Q बाई करंट। लेकिन करंट क्या लेंगे? तो क्वेश्चन इसमें भी ट्विस्ट था कि भाई 62% इफिशियंसी है, तो आपका 25 एम्पियर का करंट पूरा काम का नहीं है, 25 एम्पियर का 62% ही आपके काम का है। अब आगे कैलकुलेशन आपके हिस्से कर लीजिएगा, जरूर आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, रुक जाओ, यहां तक हम सेव कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां इस क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, द एनोडिक हाफ सेल्फ ऑफ लेड एसिड बैटरी इज रिचार्ज्ड using electricity of 0.05 farad. The amount of PbSO4 electrolyzed in gram during the process is। देखिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर इस लेड एसिड बैटरी में होता क्या है। लेड एसिड बैटरी में एट एनोड लेड सॉलिड, ये सल्फेट के साथ मिलता है जो एक्वा सॉल्यूशन में होता है,
और तब ये फॉर्म करता है PbSO4 सॉलिड, और साथ में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको इस पर्टिकुलर लेड स्टोरेज सेल, इसको हम लोग लेड स्टोरेज सेल भी कहते हैं, अगर लेड स्टोरेज सेल में कोई तुमसे एक्स फैक्टर पूछ ले इक्विवेलेंट वेट के लिए, एक्स फैक्टर तो वो 2 है। तो अगर हम आपसे बोलेंगे कि भाई यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ PbSO4 कितना है, PbSO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना है, तो जो भी उसका मोलर मास होगा आपको उसको 2 से डिवाइड करना होगा। तो आपके पास क्वेश्चन में मोलर मास 303 दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 303/2 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो हमारे पास जो PbSO4 है उसका इक्विवेलेंट वेट है 303/2 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ये उसका इक्विवेलेंट वेट है। अब हम लोग फैराडे के फर्स्ट लॉ के अंदर ये डिस्कस करके रखे हैं, सिंस 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी, कहने का मतलब चार्ज, ये हमेशा आपको 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस को डिपॉजिट या डिस्चार्ज करता है, ठीक है। 1 फैराड करंट इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप यूज कीजिएगा, 1 फैराड करंट इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप यूज कीजिएगा तो वो सब्सटेंस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को डिपॉजिट या डिस्चार्ज करता है। तुम्हारे क्वेश्चन में जो अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी आप यूज कर रहे हैं वो 0.05 फैराड है। आपके इस क्वेश्चन में मेंशन है कि भाई आप 0.05 फैराड है ना चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़िए इसमें। सो फॉर 0.05 फैराड इलेक्ट्रिसिटी, क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 0.05 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या डिस्चार्ज होगा? इसका मतलब ये है कि 0.05 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ PbSO4 डिपॉजिट या डिस्चार्ज होगा। 0.05 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ PbSO4 डिपॉजिट या डिस्चार्ज होगा, लेकिन हम लोग को तो इसका मास लिखना है। तो अगर हम इसी को मास में कन्वर्ट करें तो जो भी हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आया है उसको इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना ग्राम आएगा, ठीक है। हाउ मच इट इज? 5×15 और 5×15, 2 के बाद 0 है, यहाँ लग गया पॉइंट और नीचे है 2, इसका मतलब है 7.5 ग्राम अप्रोक्स, 7.5 ग्राम के आसपास कोई आंसर होगा। 7.56, हाँ यही है, 7.6 ग्राम के आसपास आपका आंसर है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझना होगा कि हो क्या रहा है। द एनोडिक हाफ सेल ऑफ लेड एसिड बैटरी, एनोड लेड एसिड बैटरी जिसको हम लोग लेड स्टोरेज सेल भी कहते हैं, लेड स्टोरेज सेल भी कहते हैं। लेड स्टोरेज सेल में एनोड के ऊपर जो ऑक्सीडेशन होता है, उस ऑक्सीडेशन में लेड का जो सॉलिड है वो एक्वा सॉल्यूशन में मौजूद सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है और बनता है PbSO4 सॉलिड, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आया वो बता रहा है कि आपके इस रिएक्शन का जो एक्स फैक्टर है वो 2 है। तो अगर आप PbSO4 का इक्विवेलेंट वेट लिखेंगे तो जो भी मोलर मास है उसमें एक्स फैक्टर 2 से आप डिवाइड कीजिए, 303/2 आ गया। अब जो हम लोग पहले से पढ़ के रखे, 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस को डिपॉजिट या डिस्चार्ज करता है। तो अगर हमारे पास 0.05 फैराड है जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है, 0.05 फैराड अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज करेंगे तो सब्सटेंस का भी 0.05 ग्राम इक्विवेलेंट ही डिपॉजिट या डिस्चार्ज होगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल गया सब्सटेंस का PbSO4 का, फिर उसको हम लोग वेट में कन्वर्ट कर दिए आफ्टर मल्टीप्लाइंग इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 लिखा है, व्हेन एक्वस सोडियम क्लोराइड solution is electrolyzed at cathode
और एट एनोड क्या होगा, खाली कैथोड ही लिखा हुआ है। ठीक, देखिए एक बात तो तय है कि जब हम लोग NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें Na+ होगा, Cl- होगा, H+ होगा और OH- होगा। उसमें एट कैथोड, क्योंकि हम सारा ऑप्शन में कैथोड ही देख पा रहे हैं, एट कैथोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इलेक्ट्रोलिसिस है, तो आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल का बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर कैथोड नेगेटिव होता है और इस पे होगा रिडक्शन। तो देयर इज टू पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। एक पॉसिबिलिटी है कि Na+ इलेक्ट्रॉन को गेन करे और अपने आप को रिड्यूस करे सोडियम में, और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि जो मेरा H+ है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे और वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो, लेकिन दो H+ दो इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके H2 गैस फॉर्म करे। अब हमेशा ध्यान रखिएगा ना कि यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल में अगर कभी भी एक से ज्यादा रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर होता है, अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, तो रिडक्शन के लिए जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा वही होगा। तो सोडियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम आपको आइडिया दे देते, इट इज अप्रोक्सीमेटली -2.6 वोल्ट के आसपास होता है, अप्रोक्स, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। और हाइड्रोजन का तो रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। अब आप अगर यहां ध्यान से देख रहे हैं, तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका हायर है, तो ऑब्वियसली मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का हायर है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से। तो याद रखना कि ये हाइड्रोजन वाला रिएक्शन ही कैथोड पे होगा। एक से ज्यादा पॉसिबल रिएक्शन अगर किसी भी इलेक्ट्रोड पे है तो ज्यादा पॉसिबल वही रिएक्शन होगा जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हायर है। अगर कैथोड पे बात कीजिएगा तो जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हायर है वो होगा, और अगर एनोड पे बात कीजिएगा तो जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है वो होगा। तो अभी कैथोड जो निगेटिव था उस पे दोनों केटायन जा सकता है, Na+ भी जा सकता है और H+ भी जा सकता है टू गेट रिड्यूस। इन दोनों पॉसिबल रिएक्शन में से सोडियम वाले का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काफी कम है, जबकि हाइड्रोजन का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सोडियम से ज्यादा है। तो हाइड्रोजन वाला रिएक्शन होगा। कहने का मतलब आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। एट कैथोड H+ इज रिड्यूस्ड इनटू H2 इंस्टेड ऑफ Na+। ठीक है, तो सर एनोड पूछता, तो एनोड अगर पूछता तो हम लोग Cl- और OH- को देखते, Cl- और OH- को देखते अगर एनोड पूछता तो, और फिर दोनों में कंपेयर करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होता वही रिएक्शन प्रेफरेंस बेसिस पे वहां होता है। ठीक है, जिसका भी होता, अगर Cl- का होता तो क्लोरीन गैस निकलता, अगर OH- का होता तो ऑक्सीजन गैस निकलता। बेसिकली ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, हम आपको ये बता दें, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 45 लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एट कैथोड एंड एनोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgSO4 बिटवीन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। चलिए बहुत अच्छा चीज आ गया। और भी चीज आपको देखिए, जब आप एक्वस MgSO4 सॉल्यूशन का नाम लेते हैं तो याद रखिए आपके पास केटायन के तौर पे Mg+2 और H+ होता है, और एनायन के तौर पे OH- और सल्फेट होता है। ठीक है, अब जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल का बात करते हैं, फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, चलो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल का बात करते हैं ना, तो आप याद रखिएगा कि एनोड होता है पॉजिटिव, यहां होता है ऑक्सीडेशन,
और मेरा कैथोड होता है नेगेटिव और यहां होता है रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। जबकि आपको पहले पढ़ाया गया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये उल्टा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव होता है। दोनों तरह के सेल में एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो एनोड अगर पॉजिटिव है तो उधर एनायन जाएगा, OH माइनस और सल्फेट, और उसका ऑक्सीडेशन होगा। कैथोड निगेटिव है तो उधर केटायन जाएगा, Mg+2 और H+, और उनका रिडक्शन होगा। पहले कैथोड वाला रिएक्शन देख लो, क्योंकि अभी प्रीवियसली हम लोग Na+ और H+ देखे थे, तो पहले कैथोड देख लीजिए, फिर एनोड भी बता देंगे। एट कैथोड 2 पॉसिबल रिएक्शंस, 2 पॉसिबल रिडक्शन है। कौन कौन सा पॉसिबल रिडक्शन है? एक रिडक्शन है कि Mg+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को मैग्नीशियम में कन्वर्ट करे, और दूसरा चांस है कि H+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपने आप को H में कन्वर्ट करे। नीचे वाले रिएक्शन को बैलेंस कीजिएगा तो H2 गैस आपको निकलेगा। अब हम आपको फिर से एक आइडिया दे दें कि जो मेरा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीशियम का होता है वो लगभग 2.7 वोल्ट के आसपास होता है। सोडियम का लगभग 2.6 या 5 होता है, या 2.1 ऐसे ही कुछ होता है। जो भी होता है निगेटिव होता है, एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी होता है ना निगेटिव होता है। एग्जैक्ट डाटा नहीं याद रहता है, वो आपको है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देख लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन निगेटिव होता है, इतना मेरे दिमाग में है कि निगेटिव होता है। लेकिन हाइड्रोजन वाला तो पॉजिटिव होता है। हाइड्रोजन वाला पॉजिटिव मत बोलो, हाइड्रोजन वाला 0 तो होता है, ये तो मालूम है। सोडियम का निगेटिव होता है, मैग्नीशियम का निगेटिव होता है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स का निगेटिव ही होता है। तो अब यहां पे किसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइयर है? खुद से बोलिए ना, किसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइयर है? ऑब्वियसली हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हाइयर है। तो याद रखिएगा ये वाला रिएक्शन होगा, कहने का मतलब हाइड्रोजन गैस विल रिलीज एट कैथोड। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, हाइड्रोजन गैस विल रिलीज एट कैथोड, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। पहला रिएक्शन नहीं होगा, या यूं कहो कब होगा। दूसरा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। अब आइए हम लोग एनोड पे बात करते हैं। एट एनोड 2 पॉसिबल रिएक्शंस, 2 पॉसिबल रिएक्शंस। अभी आपको कुछ दिखेगा, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। सबसे पहला पॉसिबिलिटी है कि जो OH माइनस है ना, वो अपने आप को O2 में कन्वर्ट करेगा। 4OH माइनस 2H2O, और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। ठीक है, अब जरा आप ये सोच, यहां ऑक्सीडेशन होना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है। अगर आप यहां ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे ना तो -2 है, और वही ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें 0 है। लेकिन आपको पता है कि आप सल्फेट का ऑक्सीडेशन कर ही नहीं सकते हैं। सल्फेट का खुद ही ऑक्सीडेशन नंबर 6 है, नो फर्दर ऑक्सीडेशन। इसका भाई फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, वो ऑलरेडी सबसे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6। सल्फेट के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। कभी भी सल्फर +6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो कर ही नहीं सकता। तो सल्फेट जब भी होगा रिड्यूस होगा, सल्फेट कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। अगर सल्फेट ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता तो 2 नंबर का तो कोई चांस होता ही नहीं। तो जो भी होना है 1 ही होगा। कहने का मतलब ऑक्सीजन गैस एनोड पे निकलेगा और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे निकलेगा। ऑक्सीजन गैस एनोड पे निकलेगा और हाइड्रोजन गैस कैथोड पे निकलेगा। समझ में आया? तो चलो ऑप्शन देखते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन इसमें सुटेबल मैच करता है।
कैथोड एंड एनोड, तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे ऑक्सीजन गैस, डी ऑप्शन इज देयर। कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे ऑक्सीजन गैस। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब, और इन सबको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, आगे बहुत काम भी आने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। पैटर्न तो समझ ही गए, दो पॉसिबल रिएक्शन है, उसमें से हम लोग को चुनना पड़ता है कि इन दोनों में से कौन होगा कौन नहीं होगा। और जिसका भी अगर रिडक्शन, अगर कैथोड पे बात कर रहे हैं तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है वो होगा, और अगर एनोड पे बात कर रहे हैं तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है वो होगा। लेकिन सल्फेट जैसा मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी पहले से ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, वो केवल रिड्यूस ही कर सकता है, तो उसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर है? बढ़िया, चलिए आगे बढ़े। 46 लिखा इन द गिवन मर्क्यूरी सेल, इस दिए गए मर्क्यूरी सेल में, इसको आप बटन सेल भी कहते हैं, द रिएक्शन ऑक्यूरिंग एट कैथोड विल बी। आप दो रिएक्शन याद रखिए। मर्क्यूरिक सेल के अंदर एनोड पे जो पहला रिएक्शन हम देख रहे हैं ना, ये एनोड पे होता है, और जो दूसरा रिएक्शन देख रहे हैं वो कैथोड पे होता है। फिर आप दोनों को ऐड करके ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन निकाल सकते हैं। दोनों को ऐड करके आप ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन निकाल सकते हैं। जैसे कौन वाला? तो जैसे डी वाला, ये डी वाला लगभग ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन है। डी वाला ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है ना, ओवरऑल रिडॉक्स। ठीक है, तो एनोड पे क्या होता है ये आपको याद करना पड़ेगा, बुक से आपको देखना पड़ेगा, आपको याद होना ही चाहिए, नहीं तो अभी हम जो बता दी बस ये तीन चीज तो है। बटन सेल या मर्क्यूरिक सेल के अंदर एनोड पे जिंक एमेल्गम, जिंक ऑक्साइड में अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है। जिंक एमेल्गम जिंक ऑक्साइड में अपने आप को ऑक्सीडाइज करता है विथ लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो अपने आप को लिक्विड मर्क्यूरी में कन्वर्ट करता है विथ गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो एनोड और कैथोड का रिएक्शन एकदम याद रखिएगा, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसको आके वापस भी यूज करेंगे। और जब आप ए और बी को ऐड करेंगे ना, एनोड और कैथोड वाला रिएक्शन जब आप ऐड करेंगे तो आपको डी मिल जाएगा, विच इज अ ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन इनसाइड बटन सेल। क्लियर है? एनोड पे क्या होता है? जिंक एमेल्गम, जिंक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होता है। सही है, यहां एमेल्गम के लिए मर्क्यूरी को बैलेंस मत कीजिए, खाली जिंक को बैलेंस कीजिएगा। ठीक है, और मर्क्यूरिक ऑक्साइड वो हम लोगों का लिक्विड मर्क्यूरी में कन्वर्ट होता है। सही है, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 46 आपका क्या पूछा था? कैथोड पे रिएक्शन, तो कैथोड पे ये बी वाला रिएक्शन होगा, कैथोड पे ये बी वाला रिएक्शन होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। Device that convert energy of combustion of fuels like hydrogen and methane directly into electrical energy is called fuel cell। उसको हम लोग फ्यूल सेल कहते हैं। इसमें होता क्या है ना, कि जो भी हमारे पास है, जैसे हाइड्रोजन है, मीथेन है, इवन बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी है जो गैसेस फॉर्म में रहे मेनली, उन सबको सीधा ऑक्सीजन के साथ है ना बर्न कर दिया जाता है, और उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसको हम लोग है ना फर्दर यूज में लाते हैं। तो इस तरह का सेल्स फ्यूल सेल्स के नाम से जाना जाता है। फ्यूल सेल्स मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल सेल्स है। क्लियर है? 48 में तुमसे पूछा, गिवन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको फेरस का रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल ये दोनों दिया हुआ है। आपसे पूछा है ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल निकालना, आपको पता है कोरोजन को एक्सप्लेन जब किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के, कोरोजन का जो एक्सप्लेनेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, उसमें याद रखना कि आयरन का जो स्पॉट है, आयरन स्पॉट ये एनोड की तरह काम करता है। अच्छा, अगर आयरन स्पॉट एनोड है तो इसका मतलब यहां ऑक्सीडेशन होता है, यहां ऑक्सीडेशन होता है। और जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है
वो काम करता है एक्ट एज कैथोड, वो कैथोड की तरह काम करता है, तो ऑब्वियसली वहां रिडक्शन होना है, और रिडक्शन होता है ना, तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो अपने आप को वाटर में कन्वर्ट करता है, H2। तो आपको मिल गया है क्या ना कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आयरन का स्पॉट एनोड है, और ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो कैथोड है। आयरन का स्पॉट वो एनोड है, और जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो कैथोड है। ठीक है, तो आपको जब इसका सेल बना के लेना है, जब आपको इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के इसका ई नॉट सेल निकालना है, ई नॉट सेल निकालना है, तो याद रखिए ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको लेना पड़ेगा आयरन का, और प्लस ई नॉट आपको रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ेगा ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन का। ऊपर चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, डाटा को समझो। देखो ये आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग बस उसका साइन बदल दे, हम लोग उसका साइन बदल दे, प्लस 0.44, 0.44, और प्लस ये तो मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ही है ऑक्सीजन का, और हमको चाहिए भी रिडक्शन पोटेंशियल 1.23, दोनों को ऐड कर दिए, दैट कम्स टू बी 1.4 दूनी 6 और 7, 1.67 वोल्ट, प्लस 1.67 वोल्ट, प्लस 1.67 वोल्ट, दैट सी ऑप्शन इज देयर, दैट सी ऑप्शन इज देयर। समझ पाए? तो जो हमारे पास कोरोजन को एक्सप्लेन करने का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना के मेथड है ना, उसके बेसिस पे ये पूरा आंसर दिया गया। थोड़ा समझिएगा, कोरोजन में एक इलेक्ट्रोकेमिकल, एक माइन्यूट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल माना जाता है, जिसमें आयरन का जो स्पॉट है वो ऑक्सीडेशन या एनोड की तरह काम करता है, और जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो कैथोड की तरह काम करता है, रिडक्शन होता है। तो जब हम उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ई नॉट सेल निकालेंगे, तो हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आयरन का लेना पड़ेगा और रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीजन वाला। गिवन डाटा में आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल -0.44 था, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल +0.44 होगा, और ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल 1.23, दोनों ऐड किए 1.67 इज वोल्ट इज योर आंसर। सही है, बढ़िया। इस तरह से रिएक्शंस पे ध्यान रखना है, और जो कोरोजन में आप पढ़े थे वो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर यूज होता है। ठीक है, सही। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आप आयरन के रस्टिंग का बात करते हैं, तो जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम बात कर रहे थे कि हम लोग एक इलेक्ट्रोकेमिकल, माइन्यूट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आयरन के सरफेस पे एज्यूम करते हैं, जिसमें आयरन का स्पॉट एनोड होता है और ऑक्सीजन कैथोड होता है, और फिर दोनों को लेके हम लोग रिएक्शन करते हैं। तो देखो ये 4 रिएक्शन जो हमको बारी बारी से दिखाई दे रहा है, ये चारों का चारों रिएक्शन हमारे कोरोजन का ही हिस्सा है। फर्स्ट रिएक्शन एकदम सही है, एनोड पे होने वाला रिएक्शन बैलेंस करके लिखा हुआ है। सेकेंड रिएक्शन सही है, कैथोड पे होने वाला रिएक्शन, ऑक्सीजन वाला स्पॉट कैथोड, ये भी सही है। फिर थर्ड रिएक्शन जो है वो दोनों के रिएक्शन का जब हम लोग एडिशन करेंगे तो ये ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन है। और ये फोर्थ वाला टर्म बताता है कि जो हमारे पास फेरिक ऑक्साइड बना वो एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ मिलकर फाइनली रस्ट बनाता है, ये आपका रस्ट है। तो चारों का चारों स्टेटमेंट, चारों का चारों रिएक्शन सही है। ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, चारों का चारों रिएक्शन सही है, और आप रस्टिंग के लिए इस रिएक्शन को याद ही रखें। रस्टिंग में यही 4 स्टेप रिएक्शन का होता है जो हम लोग उस माइन्यूट गैल्वेनिक सेल के ऊपर परफॉर्म करते हैं। याद करने वाली बात क्या है कि आयरन का स्पॉट एनोड है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ये कैथोड है। ठीक है, बाकी सब रिएक्शन आप ऐड करके आगे बढ़ते रहो। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आप इसको बैलेंस करके भी है ना, बिना याद किए भी काम कर सकते हैं। ठीक है, 50।
50 में लिखा है लुक द डैनियल सेल। ये आपके पास वही गैल्वेनिक सेल बोलो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलो, डैनियल सेल बोलो, ठीक है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू दिस सेल, इस सेल से रिलेटेड जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हम लोगों को बताना है। याद रखिए डैनियल सेल का खुद का अपना जो पोटेंशियल होता है जिंक और कॉपर के बीच, वो 1.1 वोल्ट होता है। और यहां हम देख रहे हैं जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये एक एक्सटर्नल पोटेंशियल होता है। हम एकदम जब इस चैप्टर के डिस्कशन का एकदम स्टार्टिंग था उस समय भी इस तरह का क्वेश्चन हम आपके सामने रखे हैं। अभी देखते नीचे क्या लिखा है। ए में लिखा है इनकरेक्ट खोजना है। ए में लिखा है इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल इज 0.9 वोल्ट। एकदम सही है। देखिए हम आपको इसमें 2-3 चीज फिर से याद दिला दें। अगर ई एक्सटर्नल मेरा लेस देन 1.1 वोल्ट है तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप पढ़े थे कि एनोड होता है, जिंक होता है एनोड, कॉपर होता है कैथोड, वही सब काम आएगा। एनोड होगा निगेटिव, मतलब जिंक होगा निगेटिव और कॉपर होगा पॉजिटिव, और हमारा जिंक से एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, कन्वेंशनल करंट इधर से इधर फ्लो करेगा। ये तब काम करेगा जब हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम हो। तो ए इज करेक्ट। बी में लिखा करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल इज 1.5 वोल्ट। देखो यहां पे बी भी सही है, क्योंकि अब आप एक ऐसे केस में आ गए हैं जहां ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट है। तो अगर ई एक्सटर्नल, सुनिएगा समझिएगा, सुनिएगा समझिएगा, अगर ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से कम था तो करंट कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो कर रहा था। तो अगर मेरा ई एक्सटर्नल 1.1 से ज्यादा होगा, जैसे इस क्वेश्चन में 1.5 है, तो करंट उल्टा फ्लो करेगा, जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा। तो बी सही है। सी में लिखा करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नल, ये गलत है। ए वाला सही हो गया तो सी तो गलत होगा ही। सही है। तो हमारे पास करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल इज 0.9 वोल्ट, गलत है ना। जब 0.9 का बात कर रहे हैं, आप 1.1 वोल्ट से कम का बात कर रहे हैं, तो करंट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो कॉपर से जिंक है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। डी भी चेक कर लो। जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट एज कैथोड एंड कॉपर एट एनोड व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नल पोटेंशियल इज 1.5, बिल्कुल सही है। देखिए जब आप थोड़ा हम ये पेन का कलर बदल ले तो फिर से आपको समझा पाए। जब आपका ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से कम है तो जिंक था एनोड, कॉपर था कैथोड। लेकिन अगर आपका ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट से ज्यादा हो जाए तो जिंक होता है कैथोड, जिंक होता है कैथोड और कॉपर हो जाता है एनोड। उल्टा हो जाता है, ये जिंक हो जाता है कैथोड और कॉपर हो जाता है एनोड। अब हमारे पास जिंक कैथोड है तो हमारे पास करंट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ होता है करंट, और कॉपर से जिंक की तरफ होता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। ठीक है, तो जिंक हो जाता है कैथोड अगर आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से ज्यादा हुआ तो।